वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि आईनी बेंचेस की तश्कील के बाद आईनी बेंचेस की कास्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि कौन से मुकदमात सुने जाएंगे और वो जो है तरजीहाती बुनियाद पर सुने जाएंगे। उसमें 8 मार्च के इलेक्शन के हवाले से जो केस है वो शामिल है, फिर साबिक सदर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाए जाने का केस भी उसमें शामिल है और दीगर मुकदमात भी हैं। तो मैं आजम चौधरी साहब आपसे जानता हूँ, ये आपने कास्ट लिस्ट यकीनन देखी है, आईनी बेंच की पहली कास्ट लिस्ट है जिसका बड़ा इंतजार भी किया जा रहा था। अब आप क्या समझते हैं ये केसेस कितनी अहमियत के हामिल हैं और जो यानी इनको प्रायोरिटी दी गई और तरजीहाती बुनियादों पर इनको हल करने से मुल्क पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे? देखिए, आज की जो पहली काज लिस्ट है उसके हवाले से मैं हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद के, तो मैं उनकी दी हुई खबरें देख रहा था या उनके वीलॉग्स मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ। वो तो सारे बड़े मायूस नजर आए कि इस आईनी कोर्ट की आज की कारकर्दगी से। मुकदमात तो बहुत सारे आज उन्होंने वहां पे काज लिस्ट जारी की है, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसे काबिल जिक्र मुकदमात नहीं है कि जो फौरी नवीयत के हों, जिनके ऊपर जिसकी जरूरत थी आईनी कोर्ट्स में। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो एक नुकता है, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पिछले दिनों रिमार्क्स दिए कि क्या हमारे पास भी कोई आईनी इख्तियार है, क्या वो भी आईनी कोर्ट है। अब देखना यह है कि क्या आइन सिर्फ जो है ना चंद अदालतों को या चंद बेंचेस को आईनी तस्लीम करता है, बाकी जो बेंचेस हैं या बाकी जो अदालतें हैं वो गैर आईनी हो गई है, या हम आज भी उसी चीज में फंसे हुए हैं जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब और जैसे साकिब निसार के दौर में हम फंसे हुए थे, तेरा जज मेरा जज, तेरा बेंच मेरा बेंच। अब देखेंगे ना, पूरी दुनिया के अंदर पार्लियामेंट जजेस जरूर तैनात करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क के अंदर बेंच पार्लियामेंट नहीं बनाती। ये पाकिस्तान में पहली एग्जांपल सामने आई है कि पाकिस्तान में जो बेंच है वो भी पार्लियामेंटेरियंस बैठ के बना रहे हैं, उन पर मुश्तमिल कमेटी बना रही है। कल को इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के केसेस इन्हीं बेंचेस में जाने हैं, जिस तरह आपने आरिफ अलवी साहब किया। देखिए, माजी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके आज जाएंगे इन बेंचेस में, जो आज के पॉलिटिशियंस हैं उनके कल जाएंगे इनके बेंचेस में। अब जो पॉलिटिशियंस बैठ के इंतखाब करेंगे जजों का और उस बेंच का, तो क्या उन बेंचेस के अंदर वो मुकदमा सुने जाने चाहिए? क्या उन जजों को सुनना चाहिए? जजों के हवाले से तो ये कहा जाता था कि जज किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाते थे, किसी शादी की तकरीब में नहीं जाते थे, ताकि किसी केस के ऊपर कोई ऐसी बायसनेस ना आए। लेकिन यहाँ पे तो चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला जो सिस्टम है ये चल पाएगा। बहुत जल्द इन्हीं सियासी पार्टियों को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा और इन्हीं आईनी बेंचेस को आप देखिएगा इनको वापस ले जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अब जाहिर है जब ये सूरत हाल हो, परवेज सदरा साहब, जाहिर है अहम केसेस के 26वीं यानी तरमीम का मामला है, या जो सिविलियन के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को मुंतकिल करने का केस है, ये बड़ा अहम केस है। शहीद अरशद शरीफ का केस जो है जाहिर है मीडिया वर्कर के तौर पर हम समझते हैं एक अहम केस है, उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। जबकि आप दूसरी जानब हम देखें मीशा शफी अली जफर के दरमियान जो तनाज़ा है, क्या ये इन संजीदा केसेस से ज़्यादा संजीदा मामला है? क्या भुट्टो साहब को फांसी देने का 40-45 के बाद फैसला हुआ, उससे कोई जरूरी केस था इन अदालतों में? बता दे मुझे। मुशर्रफ ने जब इमरजेंसी लगाई थी, क्या उससे जरूरी केस था इन अदालतों में? कोई कितने कितने साल के बाद लगे और फैसले हुए हैं। देखें, अब प्रॉब्लम यहाँ पे इशू ये है कि मुझे लगता है इन अदालतों से ज्यादा जो फैसले हैं वो टीवी टॉक शोज में यूट्यूबरों से करवा लें तो ज्यादा जल्दी भी हो जाएंगे, बेहतर भी हो जाएंगे और बड़े शानदार भी होंगे। या फिर किसी दूसरे मुल्क से, चाइना से या अमेरिका से जज बुलवा लें, उनको बिठवा दें, वो ज्यादा बेहतर कर लेंगे। यही है अवेलेबल, इन्होंने ही फैसले करने हैं। तो कुछ चीजें जो है हमें अदालतों पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीजें हमें अभी अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी पहला आईनी बेंच बना है और उसके बाद जो, तो उस पर हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। जाहिर है इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए 2/2 अक्सरियत से ये फैसला किया गया। अब 2/2 अक्सरियत से मतलब यह है कि आपकी असेंबली के 70-75% लोगों ने जो आवाम से वोट लेके आए, ये उनका फैसला है और उसके बाद ये सारा कुछ वजूद में आया है, तो हमें थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। मुझे कौन सा फैसला पहले चाहिए, मुझे कौन सा अदालत में पहले लगता हुआ नजर आना चाहिए, अगर इस बेस पे देखें तो फिर आप ठीक कह रहे हैं। मुझे 2-4 और केसेस पसंद है, वो मैं उनका नाम ले देता हूं कि वो पहले लगने चाहिए थे। आपको 2-4 और पसंद है, मेरे दूसरे दोस्तों को, तो मेरे ख्याल में इसका थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए अदालतों को, आईनी अदालतों को, फिर देखें, अल्लाह खैर करेगा। जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि इन्हीं सियासतदानों को कोई और फैसला करने पड़ेगा, तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, पसंद की बात है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं ना, जिस मुल्क में बैठा हूं, यहाँ पे 3 इलेक्शन हो चुके हैं 4 साल में। ये मेरे साथ जर्मनी है, वहां पे चांसलर जो है
उनका वो आपने देखा है, कल खबर है कि उनके एक इत्तेहादी हुकूमत के वहां पे दोबारा फिर इलेक्शन हो रहे हैं। ये चीजें अच्छा, आप मिसाल दे रहे हैं सिद्रा साहब, एक सवाल तो दोबारा फिर बेंच बन जी, जाएंगे। सवाल की इजाजत ये दीजिएगा। आप ही से सवाल है, ये अभी सवाल उठाया है आजम चौधरी साहब ने भी, वो यही है, आपने जैसे अभी मिसालें दी कुछ मुल्कों की भी, और आमतौर पे हम जमहूरियत के लिए भी, अदलिया के लिए भी मिसालें देते हैं, आप भी बरतानिया में मौजूद हैं। क्या जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो बेंचेस तश्कील दें, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं जी। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है। इस मुल्क में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई सड़क कोई एक प्रोटेस्ट कर रहा है किसी एक महसूस जमात का, और उसको अदालत में बैठा एक चीफ जस्टिस या अदालत में बैठा दूसरा जो जस्टिस है वो कह दे कि आप अदालतों पर क्या कर रहे हैं, आप हमारे पास आए, आपको इंसाफ दे देते हैं। और फिर जो वो इंसाफ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। क्या ये सब कुछ पूरी दुनिया में होता है? अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो हमें उसको कम से कम टाइम तो देना चाहिए। अगर आप क्या जो वो सब जो हमें बहुत सारे लीडरान बताते हैं कि बरतानिया में इंसाफ कैसे चलता है या फिर फलां मुल्क में क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्या वो अपने दौरे हुकूमत में लागू करते हैं? इस मुल्क में, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इसकी एक पार्लियामेंट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 2/3 अक्सरियत से ये हुआ है। अब आप 2/3 अक्सरियत को भी गलत कह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं, जो 2/3 अक्सरियत ने किया अभी वो भी गलत है, तो फिर ठीक है, फिर हम अपनी मर्जी ठोस लेते हैं। मुझे इसमें कोई इशू नजर नहीं आता। ठीक है, आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है ये मामला। अच्छा, आप बशीर चौधरी साहब, अभी जैसे जिक्र किया गया, जाहिर है मीडिया पे या टॉक शोज़ में तो ये फैसले नहीं होने, हतमी तौर पर हुकूमत ने एक आइन बनाया, उसी पे अमल दरामद होना है। लेकिन जाहिर है हम और आप इस पर इस वक्त बात कर सकते हैं। अलबत्ता जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उन्होंने आईनी बेंच के हवाले से तो बड़ी तारीफ की, लेकिन सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो इसकी मजम्मत करते दिखाई देते हैं, बल्कि वो कहते हैं फुल कोर्ट के सामने से सुना जाना चाहिए। अब जाहिर है ये मुतल्लिका शोबे से वाबस्ता लोग हैं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि विद इन सुप्रीम कोर्ट बार या विद इन बार जो है इख्तलाफ राय पाया जाता है? ये तो एक जुमले में बात खत्म हो सकती है कि सेक्रेटरी बार का ताल्लुक अहमद खान ग्रुप से है और जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनका ताल्लुक जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप से है, और दोनों ने इसी एक नुक्ते पर इलेक्शन लड़ा है कि एक जो ग्रुप है वो हुकूमत के साथ खड़ा था और दूसरा ग्रुप जो है वो वकला तहरीक चलाने के लिए तैयार था हुकूमत के खिलाफ। तो दोनों ने अपने अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ा है और दोनों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक ही आइंदा भी स्टांस लेना है, और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वाज़े तौर पर इख्तलाफ और तकसीम का शिकार है। जो आपने पहले सवाल किया था कि जो पहला आईनी बेंच बना है और उसकी काज लिस्ट भी जारी हो गई है, और उसके वो कल जो है वो बड़ी गैर अहम नोयत के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। देखिए, अगर आप इस पूरी चीज को, चूंकि मैंने पार्लियामेंट में इसकी सारी प्रोसीडिंग्स को कवर किया है, एक एक बिल को कवर किया है, पढ़ा है, अगर आप इसको पढ़ें तो जो कानून साजी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, पहले जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी वो, और उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2024 जो तरमीमी बिल आया है, उसको अगर आप पढ़ें तो आईनी बेंचेस जो है वो कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि वो केस जिसका कोई टाइम बार ना हो, कोई हतमी जिसको कहते हैं तारीख ना हो उसके फैसला करने के हवाले से, वो केस तो अचानक और इमरजेंसी में सुना जा सकता है, लेकिन बाकी केसेस पहले आई और पहले पाइए की बुनियाद पर सुने जाएंगे। जी, वो जो पहले आएगा केस दायर होगा वही पहले सुना जाएगा। अब ये जो केसेस आज फिक्स हुए ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों की ये जिसको कहते हैं रिवायत है कि जब कोई केसेस जो है वो अपने तौर पे ही इनफ्लक्चुअस हो जाते हैं, जैसे सदर आरिफ अलवी को हटाने का मामला था कि दरखास्त दायर हुई थी, दरखास्त तो दायर हो गई, लेकिन सदर साहब अपनी मुद्दत पूरी करने बल्कि उससे एक्स्ट्रा टाइम लगाने के बाद जो है वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। लेकिन वो जो दरखास्त थी, जो पिटीशन थी, वो इस वक्त पेंडेंसी में आ रही है, तो वो पेंडेंसी खत्म करने के लिए ये केस खत्म करना है। इसी तरह इलेक्शन का जो केस था, इलेक्शन हुए भी साल गुजर चुका है, तो अब वो केस भी दरखास्त भी पेंडेंसी में आ रही है। तो इस तरह की पेंडेंसी खत्म करने के लिए ये केसेस जो है वो लगा दिए गए हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि अभी भी जस्टिस आयशा मलिक जो है वो दस्तयाब नहीं है, क्योंकि ये 7 रुकनी बेंच है, तो 6 रुकनी बेंच के सामने ये केसेस इसलिए लगाए गए हैं
कि इनको उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है। जब ये डिस्पोज ऑफ होने हैं तो कोई ये नहीं कह सकता जी कि जी वो 7वें जज नहीं थे तो इसलिए ये जो है ना इस पे ये बड़ा गलत फैसला हो गया है। ये अल्टीमेटली बेशक 7वें भी होते तब भी डिस्पोज ऑफ होने थे, इसलिए उन्होंने ये केसेस लगा के डिस्पोज ऑफ करके आईनी बेंचेस ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर आप ये जो कमेटी है आईनी बेंचेस की तश्कील देने के हवाले से जो आर्टिकल 191 के ज़ेरे तहत बनी है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं, अगर आप उसकी गुज़श्ता 2 दिन की मीटिंग्स का जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसको पढ़ें तो इसकी कैटेगराइज करना शुरू हो चुके हैं। कलर्ड कैटेगराइजेशन हो रही है कि वो इम्पोर्टेंस देंगे कि इन केसेस को पहले सुनना है, इन केसेस का ये कलर होगा, इन केसेस का ये कलर होगा, पूरी कलर स्कीम बना के उनकी केस मैनेजमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो आएंगे और वो लगेंगे। आप उनकी जिसको कहते हैं ना बेंच काम शुरू करेंगे, उनके फैसलों पे तनकीद कर सकेंगे, उनकी रफ्तार पे तनकीद कर सकेंगे, लेकिन फिल वक्त जो काज लिस्ट सामने आई है इस पर इसलिए तनकीद नहीं की जा सकती क्योंकि कानून के मुताबिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है होना वही है, और जो कानून के खिलाफ नहीं हो रहा आप कानून बदल देंगे कल को तो बड़ी उसके बाद वैसा हो जाएगा, लेकिन फिर वक्त कानून के मुताबिक हो रहा है। इस पे तनकीद नहीं की जा सकती है। शरद साहब आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर है ये काज जिसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि ये किस तरह के केसेस हैं, क्या जाहिर है इससे पहले वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर वाला चूंकि फार्मूला नहीं था सुप्रीम कोर्ट में और अब आईनी बेंचेस के बाद 26वीं तरमीम में ये फार्मूला आया, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और फिर जो केसेस लगे हैं इस तरतीब के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, क्रिटिसिज्म तो हर जगह हो सकता है। चौधरी साहब ने जिस वक्त ये इनको ज़्यादा आगाही इस बारे में होगी कि जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस थे वो धमकी दे रहे थे कि 18वीं तरमीम उड़ा के रख दूंगा, जजेस की तयनाती और ये चीज़ें मेरे पास इख्तियार होना चाहिए। क्या दुनिया में कहीं ये होता है कि जजेस को तयनात करते हैं? इस पर भी फिर डिबेट होनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, इस वक्त टेक्निकल एक पहलू आपको बताता हूँ, वो ये कि शायद चौधरी साहब इससे एग्री करें इस मुद्दे पर कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक अगर आईनी दरख्वास्त इस आईनी बेंच में आती है, जिस आईनी तरमीम का फ़ायदा खुद मौजूदा इस बेंच के सरबरा को हुआ, और दूसरा ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस जिस आईनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस हैं, तो क्या उस का फैसला कैसे होगा? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। और दूसरा, इनकी वजह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि पार्लियामान को इख्तियार दिया गया है जजेस अपॉइंटमेंट का। ये मेरे लिए ये मुस्बत है कि अवामी नुमाइंदे इस पर कुछ फैसला करें जो जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है। दूसरा ये कि अब तो कराची के लिए 2 बेंच, जिसके लिए जुडिशल कमीशन है उसमें 13 मेंबरान अपोजिशन के शिबली फराज या उमर अयूब होंगे, वो भी इनपुट दे सकते हैं, वो अपने नाम दे सकते हैं अगर आगे उन्हें चाहिए कि सिंध में किसी जज के हवाले से बात करनी है। जिस तरह हुकूमत की जानिब से जो नाम आए थे उनमें के आगा कराची से हेड होंगे, जिस पे डिबेट भी हुई, लेकिन आगे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट को कहा कि सिंध हाई कोर्ट ही आईनी बेंचेस बना सकती है। उसके साथ मुबीन लाखो थे, सना मिनहास थी, हैदराबाद से यूसुफ अली थे, खादम हुसैन थे, और सक्कर से सलीम जैसर और जुल्फकार साहब थे। तो ये नाम जिस वक्त आए तो उस पर डिसएग्री किया शिबली फराज ने और उमर अयूब ने। जब उन्होंने डिसएग्री किया तो हमने ये भी देखा कि पहले इस इजलास में जिसमें आईनी बेंच की तश्कील हुई, यहिया आफरीदी उस वक्त एक तरह से अपोजिशन जिसमें उमर अयूब या शिबली फराज हैं उनके साथ खड़े नजर आए, जिसमें जुडिशल कमीशन के पहले तरीकाकार वज़ा करना और उस पर अमल करना था। दूसरा, जब इजलास हुआ तो अपॉइंटमेंट के जो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से मामलात थे 3 शहरों में, उस पर प्रिवेल किसने किया? शिबली फराज और उमर अयूब साहब ने। उन्होंने जो इनपुट दी ज़्यादातर उस पर वोटिंग हुई, इसीलिए 25 तक मामला चला गया। तो लिहाजा ऐसा इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान के पास इख्तियार होना चाहिए था। और जब चीफ जस्टिस ये धमकी दे रहे थे कि 18वीं तरमीम उड़ा देंगे, पार्लियामान की जानिब से जब कॉन्स्टिट्यूशन को एक मरतबा फिर डिक्टेटर ने जो तबाह कर दिया था उसको अपनी असल हालत में लाने के लिए, तो उस वक्त पार्लियामान क्या करती? उस वक्त बेबस थी। आज इस तरीकाकार से मुझे बड़ा इख्तलाफ है कि जिस तरह अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। मेरे सामने एक पार्लियामेंटेरियन आके कहें कि मेरे फैमिली में मेरी बच्ची के हवाले से मुझे धमकियां दी जा रही थी, हम मजबूर थे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कंसेंसस डेवलप होना चाहिए जिसके बाद हतमी फैसला हो। लेकिन इस तरह के मामलात जिसमें पार्लियामान का किरदार हो, पार्लियामानी कमेटियों का किरदार हो, मैं आपको बताऊं,
मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं और मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल, इन सब से मेरी बात हुई है। इन सब ने इस बात पर एग्री किया कि पार्लिमानी कमेटी को इन तमाम मामलात पर बाइख्तियार बनाना चाहिए। अच्छा। बाकी तो आईनी बेंच के लिए तो इनपुट तो सलमान अकरम राजा ने और कामरान मुर्तजा यानी पीटीआई ने और जेयूआई फे ने दिया, जिस पर एग्री हुए हैं। ठीक है, सब ने ही इस पे जो है वो अपने इत्तेफाक शो किया है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ सियासी मामलात भी थे। इसी के साथ ही मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।